हेलो बच्चों, नमस्कार। हम कर रहे हैं केवीएस 2022 में टीजीटी इंग्लिश की परीक्षा जो कि हुई थी 14 फरवरी को। उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में वो हुई थी, ठीक है। उसका पैडागोजी के जो क्वेश्चंस थे उनको एनालिसिस करेंगे। कोई क्वेश्चन गलत है तो बोर्ड को हम आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्या प्रूफ्स हो सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे। तो आप सभी सेशन के साथ जुड़ सकते हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं सवाल करना। तो ये रहे सवाल। ह्यूमन बीइंग इज नॉट बॉर्न विद, यानी मानव किसके साथ पैदा नहीं होता है। अब देखिए, वैल्यूज के साथ, मूल्य लेकर कोई बच्चा पैदा नहीं होता। रिफ्लेक्सेस, आंखें झपकाना, ठीक है, हमने देखा था। और भी रिफ्लेक्सेस की ग्रेस्पिंग की, बच्चा जो है वैसे उंगली पकड़ लेता है, मोरो, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो रिफ्लेक्स और इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्ति भी जन्मजात होती है, प्रतिक्रिया भी बच्चा देता है। मूल्य जो है वो एक्वायर करता है, यानी वातावरण से अर्जित करता है। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2। सुनील क्लास 7 का छात्र है। उसके पेरेंट्स यह महसूस करते हैं कि स्कूल एक गैर समावेशी है, नॉन इंक्लूसिव संस्कृति है, और आसपास के जो बगल के स्कूल हैं वहां पर भी भाई यही हाल है, ठीक है। उसे बहुत सारे प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है उसके बच्चे को। तो अब वो कहता है कि उसके मम्मी पापा को क्या करना चाहिए, सुनील के पेरेंट्स को। विद्यालय बदल दे भाई, बाकी स्कूल भी ऐसे ही हैं। होम स्कूलिंग, इस पे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। तो होम स्कूलिंग के कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, वो घर पर उसे पढ़ाएं सुविधाओं के साथ। अगर स्कूल नॉन इंक्लूसिव है तो ये सही है। उसे विद्यालय में समायोजित होने की सलाह दी जाए, वो बात वो नहीं है, स्कूल उसको समावेशी नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके लिए घर पर ट्यूशन की व्यवस्था करनी चाहिए। होम स्कूलिंग ये कीवर्ड है, इसको आइडेंटिफाई करके आंसर लगाएंगे, इसका आंसर यही है, ठीक। इसके बाद आ गया हमारा अगला प्रश्न। किशोरों में सही और गलत की समझ मुख्यतः किस चीज से संबंधित है। भाई सही और गलत की बात होती है नैतिकता से संबंधित, तो आंसर रहेगा हमारा 1, ठीक। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, यानी अपने चिंतन के बारे में सोचना, मतलब रिफ्लेक्ट करना थिंकिंग के बारे में। दया भी नहीं है। साइंटिफिक एप्टीट्यूड, परिकल्पनाएं बनाना, जांचना, ठीक है, और उनको जो है फिर उनको टेस्ट करना, ये सारी बातें आ जाती हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें अपना अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड जब बच्चा किशोर हो जाता है। देखिए, इंट्यूटिव थॉट यानी कि आपकी अंतर्दर्शी चिंतन, ये तो आपका जब ही डेवलप हो जाता है जब बच्चा प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है, यानी 2 से 7 वाले में, तो ये भी नहीं होगा। सिंबॉलिक, बच्चा जो होता है प्रतीकों को एक सिंबल की तरह यूज करता है, जैसे इस पेन को यूज करे, हेलो हाँ मम्मी, तो वो सिंबॉलिक है, वो स्टेज 2 में ही हो जाता है। देखिए, यहाँ पर बोर्ड ने गलती करी है, इनको एडोलोसेंस ईगोसेंट्रिज्म लिखना चाहिए था, यानी किशोर अवस्था आत्म केंद्रीयता, जो कि आपका ये वर्ड आना चाहिए था आगे। ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका डेविड एल्काइंड ने, कि बच्चा इस अवस्था के अंदर, किशोर जब होता है तो वो ये सोचता है कि हर कोई मुझे ही देख रहा है, इमेजिनरी ऑडियंस, पर्सनल फेबल्स, कहानियां बनाना, तो वो अपने आप को सेंटर मानने लग जाता है। ईगोसेंट्रिक फीचर तो आपका स्टेज 2 का, यानी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था का मेन फीचर है। तो वर्ड मिस किया बोर्ड ने, ये गलत है, और उस अकॉर्डिंगली आंसर खुद सोच लिया और आंसर 3 लगा दिया। मगर अगर कोई नहीं सोच पाएगा तो 3 को तो बिल्कुल स्टेज 2 से ज़्यादा रिलेट करेगा। इंडक्टिव लॉजिक, ये देखिए, ये बाल्यावस्था में ही आ जाता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल से रूल बनाना। किशोर अवस्था में तो निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव लॉजिक आता है। एक अध्यापक परीक्षा के दिन विषय पर किशोर छात्रों के विषयात्मक अनुभव का पता लगाना चाहती है। टीचर किशोर छात्रों से किसकी अपेक्षा करती है। भाई ये है कि बच्चा सोचे उसके बारे में और तभी तो लिखेगा, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की अपेक्षा कर रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। मोटर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन, यानी आपका गतिक विकास जो होता है वो कैसा होता है। देखिए, हमारी डेवलपमेंट जो होती है वो हमारी एक ऑर्डर फिक्स होता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, है ना। तो रैंडम एकदम से तो नहीं हो रहा होता कुछ, तो रैंडम तो काट दो, फिक्स ऑर्डर एंड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। हम कहते हैं ना कि लगभग 1 साल का बच्चा जो है वो चलने लग जाता है, लगभग एक फिक्स टाइम है ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि बिल्कुल 6 महीने का बच्चा चलेगा, एक फिक्स टाइम फ्रेम रखा है जो कि अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, एक रेंज सी रखी है।
तो इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा 2 रहेगा, नियत क्रम में और एक निश्चित समय के भीतर। कोलबर्ग की थियरी है मोरल डेवलपमेंट में की, यानी कौन सी बात उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी इनकरेक्ट है, यानी कि जी गलत है। नैतिकता आपकी जो पूर्व परंपरागत स्तर पर पुरस्कारों और स्वरुचि पर आधारित होती है, बिल्कुल पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार भी मिलेंगे और आपके स्वरुचि टिट फॉर टैट उस पर आधारित होती है, ठीक है। मोरालिटी एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड होती है प्री कन्वेंशन स्टेज पे, हाँ, ऊपर से पेरेंट्स का कंट्रोल होता है, अथॉरिटी का होता है, सही है। एडरेंस टू सोशल रूल्स गेस प्रीसिडेंस इन पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, अच्छा, आपकी जो पोस्ट कन्वेंशन स्टेज है यानी कि आपका लेवल 3, उसमें हम रूल की बात ज्यादा करेंगे, सोशल रूल्स की। अरे इसमें तो हम कहते हैं रूल बदल दो, ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और एथिकल प्रिंसिपल्स, वो सारी बातें करते हैं। ये तो स्टेज लेवल 2 का फीचर है, परंपरागत का, तो ये बात गलत हो गई, यही आंसर हो गया। रीजनिंग जो नोशंस और प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी पे होती है, करेक्टराइज पोस्ट कन्वेंशन स्टेज पे, यानी तर्क और नैतिकता पर आधारित होती है, ये बात ठीक है, ठीक है। तर्क दो तो हम नियम भी बदल देंगे, तो ये होता है आपका स्टेज 5 में, जो कि लेवल 3 में आती है। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3। मानव विकास के संदर्भ में एक अनुसंधानकर्ता, ठीक है, इंटेंट करता है एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसे कॉपिंग स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स के अंदर जिनका डिफरेंट लेवल है स्कूलिंग का, एट देयर एज इंक्रीजेस, यानी कि समय के साथ उनके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। तो अगर हम ऐसी स्टडी करते हैं तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, यानी कि आपका अनुदेयधर्य अभिकल्प। क्रॉस सेक्शनल होता है, यानी अलग अलग सेक्शंस को एक ही टाइम पे उसी टाइम जो है स्टडी कर लेना। क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंट और आपका क्वालिटेटिव का मिक्स होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ये लेबोरेटरीज में होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है ना, उस पर करते हैं हम। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे, कंट्रोल पे नहीं करते, फिर उन दोनों के बीच डिफरेंस को मापते हैं। तो ये एनसीईआरटी में है ये टॉपिक, और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से घाघर में, सागर में और मूल मंत्र दोनों में करवाए इसके सवाल, आप देख सकते हैं। अब आगे हमारा 49वां क्वेश्चन, द टर्म मैचुरेशन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ, यानी कि परिपक्वता वृद्धि के समानार्थी है, जी नहीं। विकास का अर्थ शारीरिक परिपक्वन से है, डेवलपमेंट में सिर्फ फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन आता है, ग्रोथ के अंदर क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन जो है वो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट हैं ग्रोथ का, सिर्फ ग्रोथ का। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूं, ये है आपका प्रश्न नंबर 49, ठीक है। बोर्ड ने इसका आंसर जो माना है वो 1 माना है, मगर ये भी कि डेवलपमेंट और मैचुरेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट सिर्फ ग्रोथ का है, नहीं भाई और भी चीजें होती हैं, लगभग इसे मान लो, चलो ठीक है, ये वाली बात हो जाती है, मगर ये पूर्णतः ये बात भी सही नहीं है। तो क्योंकि और भी चीजें आती हैं डेवलपमेंट के अंदर, मगर 1 तो बिल्कुल गलत था, तो इसलिए हम 1 लगा देंगे। पचास, ठीक। इन द कंटेक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है तो भाई गलत है, ठीक है। पहला ऑर्डर होता है, इसमें होता है प्रोग्रेसिव मीनिंगफुल चेंजेस होते हैं, यानी क्रमगत तरीके से होते हैं, सही है। कोहेरेंट होते हैं, सब आपस में जुड़े हुए सुसंगत तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ऑड वन आउट से हम साइक्लिकल लगा देंगे, ठीक है। डायरेक्शन स्पाइरल होती है, ठीक है, वर्तुलाकार होती है, तो ये हमारा ऑड वन आउट सा लग रहा है। बाकी 3 बिल्कुल कनेक्टेड और सही बात थी, तो ये हमारा गलत हो गया। जब हम एक रचनावादी क्लासरूम बनाते हैं तो कौन सी क्रियाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता? प्रोजेक्ट वर्क को, फील्ड ट्रिप को, डेमोन्स्ट्रेशन को, या क्लास डिस्कशन को? डेमोन्स्ट्रेशन को, क्योंकि ये तो प्रदर्शन शिक्षक केंद्रित होता है, टीचर करके दिखाता है, ये बाल केंद्रित नहीं होता, और रचनावाद में बाल केंद्रितता को प्राथमिकता है।
हमें प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को अधिक शिक्षण सामग्री क्यों उपलब्ध करानी चाहिए? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं भाई, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, मूर्त संक्रियात्मक, तो मूर्त चीज़ों से सीख कर, जोड़कर, तोड़कर, मरोड़ कर उस चीज़ों को बेहतर समझ पाते हैं, इसलिए। तो आंसर रहेगा आपका 3। डिस्कवरी मेथड की कौन सी विशेषता जी नहीं है? इट डेवलप साइंटिफिक और क्रिटिकल एटीट्यूड डेवलप होता है, बिल्कुल सही है। लिटिल ट्रेनिंग मिलती है जिंदगी के लिए, ठीक, ये आपका कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसे लर्निंग इफेक्टिव वगैरह परमानेंट होती है, बढ़िया बात है। आप ऑब्जर्व करते हैं, खोजते हैं, तो चीज़ों को गहन रूप से अवलोकन करते हैं, ये बात भी ठीक है। तो हमारा 2 गलत हो गया, यही आंसर हो गया। अगर हमें इमिटेशंस जो है वो बढ़ानी है, यानी कि नकल कर सके बच्चा, दूसरे को देखकर ऑब्जर्व कर कर वैसा दोबारा से करे, तो उसके लिए कौन सा तरीका नहीं है? भाई तरीका ये नहीं है कि आप उसे डायरेक्ट इंसेंटिव दो, प्रोत्साहन दो, हाँ वो फिर इमिटेट करेगा, सही है। परिणामों से संतुष्ट होगा तो वो इमिटेट करेगा, ठीक है। ऐसा मॉडल दिखाना जिसमें किसी कोई गलत काम कर रहा है तो वो पिट गया, तो भाई ऐसे फिर वो चीज़ को इमिटेट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि मॉडल पिट गया हुआ जिसको वो मानता है, तो फिर वो वाला काम वो मॉडल जैसा थोड़ी करेगा, नकल थोड़ी करेगा मॉडल की, ठीक है। भाई है, ठीक है, मॉडल है उसके लिए, आदर्श है उसके लिए, मगर एक दिन भाई घर पे लेट आया, ठीक है, मम्मी ने मारा पीटा, ठीक है, तो भाई उसने देखा मेरा मॉडल तो पिट गया, मैं भी लेट आऊँगा, इस तरीके को इमिटेट करूँगा तो मैं भी कुटूँगा, तो वो वाली बात। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3। विकेरियस रीइंफोर्समेंट, यानी कि एकदम से कभी कभी जो ऑब्जर्व बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, उस पर आप पुनर्बलन देंगे तो वो बढ़ेगा, ठीक है। विच वन एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम, निम्नलिखित में से पाठ्यचर्या का कौन सा पहलू अध्यापक के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? देखिए, क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, मूल्यांकन कैसे करना है, वातावरण को कैसे संरक्षित करना है, ये कोई इसका पार्ट नहीं होता। तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 4। कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, यानी कि दक्षता आधारित अधिगम के बारे में कौन सी बात जो है वो सही नहीं है? ठीक, आप देख सकते हैं कि ऑल कॉम्पिटेंसीज आर नॉट अचीवेबल, यानी कि हम दक्षता हासिल ही नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात गलत हो गई। दक्षता आधारित शिक्षण में टीचर विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम TLM का प्रयोग करता है, क्रियाएं करता है, सही है। दक्षताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है, बिल्कुल। दक्षताओं को प्रवीणता के स्तर पर प्राप्त किया जाता है, सही बात है। तो आपका आंसर आ गया 1। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? यदि अंग्रेजी को अच्छी तरह से सीखना है तो मातृभाषा पर प्रवीणता आवश्यकता नहीं है, ठीक, चलो देखते हैं। किसी विदेशी भाषा में सोचना मातृभाषा में सोचने से स्वतंत्र होता है, ऐसा नहीं है, मातृभाषा का इन्फ्लुएंस पड़ता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है, नहीं, नहीं है। स्पोकन इंग्लिश जो होती है, बोलने वाली इंग्लिश, उसको बेटर होती है जो कि फॉलो करते हैं अंग्रेजी मीडियम स्टार्टिंग से, उनको एक्सपोजर मिलता है, वो उस चीज़ में बातचीत वगैरह करते हैं। जबकि रिटर्न इंग्लिश जो होती है वो बेटर होती है जो कि इंग्लिश हु स्टडी इंग्लिश आफ्टर प्राइमरी क्लासेस, क्योंकि वो सिर्फ उसके रूल्स वगैरह को अपने अंदर समाहित करते हैं। आधा अधूरा से ये ऑप्शन सही है, तो हम इसकी तरफ जाएंगे। देखिए, मदर टंग इन्फ्लुएंस करती है मातृभाषा, जो भी हम दूसरी भाषा सीखें, और अंग्रेजी हमारी ना मातृभाषा है तो दूसरी भाषा ही है, तो उस पर मातृभाषा का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो बात गलत हो गई। तो लगभग आंसर हमारा 4 सही है, तो हम 4 लगा कर आएंगे। वीकनेस नहीं है एक्सपेरिमेंटल मेथड की, देखो अनइकोनॉमिक है, इग्नोर करता है सोशल एस्पेक्ट्स का। अब यहाँ से देखो, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। अरे बाल केंद्रित है, बच्चा करके खुद एक्सपेरिमेंट से सीख रहा है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नॉन प्रिडिक्टेबिलिटी है लर्निंग आउटकम्स की, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट था हमारा C, ऑड वन आउट तरीके से हमने अधिगम करता केंद्रित उपागम, इसको, ये कमजोरी नहीं है, ये तो इसकी ताकत है। तो हम इस आंसर को पहचान पाए। क्वालिटेटिव डेटा कैन बी बेस्ट एनालाइज, यानी कि आपका ऐसा जो है गुणवत्ता परक डाटा, उसको हम सर्वोत्तम तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। तो हम ये देख लेते हैं नंबर किस में आ रहे हैं। क्वेश्चनएयर में नंबर आते हैं, तो ये तो हो गया क्वांटिटेटिव। सर्वे में भी नंबर आते हैं, तो ये भी हो गया मात्रात्मक, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका एग्जिस्टिंग डाटाबेस, ये तो नंबर पे ही आधारित होता है, ये भी हो गया मात्रात्मक।
तो हमारे के पास क्या आ गया, केस स्टडी। ये होता है क्वालिटेटिव, एक केस को डिटेल में गहन तरीके से पढ़ना। तो रिच आपका गुणात्मक डाटा इसके अंदर आता है, तो आंसर रहेगा 2। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ टेस्ट एंश्योर्स, जब हम एक टेस्ट का जो है मानकीकरण कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है भाई, वो किसी नॉर्म्स को फॉलो करेगा फिर, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होती है कि बार बार सेम रिजल्ट आना। ऑब्जेक्टिविटी होती है आपकी वस्तुनिष्ठा, एक टेस्ट को कोई भी चेक करे सेम रिजल्ट आ रहा है। वैलिडिटी वैधता, जिस चीज को मापने के लिए बनाया जा रहा है वो बनाए। तो आंसर रहेगा आपका मानदंड। किसी परीक्षण का मानकीकरण मानदंड किन चीज को वो नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है उसको लेकर बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका सीटेट अगर एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है तो वो नॉर्म्स फॉलो करेगा कि टीचर के आपके एप्टीट्यूड को मापने के लिए वो बनाया जा रहा है, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर, वो वाली बात। तो उसके वो नॉर्म्स होते हैं कुछ कि ये सब देखा जाएगा, उस चीज को वो फुलफिल कर रहा है। व्हाट इज नॉट द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी आपका अधिगम का आंकलन का क्या प्रयोजन नहीं है। आप रेमेडियल टीचिंग इससे करते हो नहीं भाई, ये तो आप रचनात्मक में करते हो कि क्या कमी रह गई और फिर आप ये करते हो। एबिलिटी ग्रुपिंग कर देते हो नंबर के आधार पर, हाँ करते हो। रैंक बताते हो, सही है। प्रमोट करते हो बच्चे को अगले ग्रेड पे, ये सब करते हो समेटिव योगात्मक असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, ठीक है। 1 नहीं करते, ये आप करते हो फॉर्मेटिव में यानी कि रचनात्मक में। 62 इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि आप अधिगम के लिए आंकलन में विद्यार्थियों को प्रभावी फीडबैक प्रदान करने के लिए टीचर को किससे बचना चाहिए। छात्रों के कार्य निष्पादन के बारे में सही कथन देना, ये तो बढ़िया बात है। मौखिक या लिखित फीडबैक देने में लेट कर दोगे, अरे लेट थोड़ी करोगे, इससे तो फिर आप कमियों को पता लगा के रेमेडियल टीचिंग नहीं कर पाओगे, उपचारात्मक शिक्षण नहीं कर पाओगे। तो आपका आंसर 2 रहेगा। किस प्रकार सुधार किया जाए इस बारे में गाइड करना सही है। छात्रों को प्राप्त योग्य लक्ष्य प्रदान करना, ये भी है कि जिनको वो पा सके। एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड, अब ये शब्द आते ही आप ना देखो बार बार ये आता है, ये ध्यान रखना कि जब भी अलजेब्रा आएगा ना तब तो हमें लगना है डिडक्टिव मेथड, और जब एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड आएगा तो हमें ज्योमेट्री से रिलेट करके इसे देखना है, ठीक है। तो कक्षा 8 के छात्रों को गणित के निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाने के लिए विश्लेषण करना और संश्लेषण करना, इस विधि को उपयोग करने के लिए कहेंगे जब एक ज्योमेट्रिकल थ्योरम की हम बात करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस निगमन हम रूल बताएंगे, क्वाड्रेटिक में भी रूल बताएंगे, एरिया निकालने के भी लिए भी हम फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। तो वहां पर भी निगमन आ गया, तो बेस्ट आंसर हमारा 1 रहा, ज्यामितीय प्रमेय। अगला सवाल हमारा ये है कि एक अध्यापक एक 7 से 8 सेंटेंसेस देती है जंबल्ड वे में और बच्चों को कहते हैं कि चलो भाई इनको लाइन में लगाकर एक कहानी गढ़ो। तो बच्चा कौन सा ऑब्जेक्टिव टीचर जो है वो टेस्ट करना चाह रही है, नॉलेज कर रही है, रिकॉल और रिकॉग्नाइज पहचानना, ठीक है, रिकॉल याद करना और पहचानना, रिकॉग्नाइज नहीं, कॉम्प्रीहेंशन समझ की बात कर रही है, अप्लाई करवा रही है, सिंथेसिस। तो एक तरीके से सारी चीज़ों को समराइज करते हुए उन्हें लाइन में लगाएगा, सार करेगा, और तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ड, ठीक है। और 64 का आंसर जो है वो बोर्ड ने भी ड ही माना है। इसके बाद आ गया हमारा 65, क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स, यानी कि आपका क्लासरूम डिसिप्लिन किस चीज़ पे ओरिएंटेड होना चाहिए। अब भाई ये क्वेश्चन है आपका 4, इसमें दे रखा है देखो ये ऑप्शन 4 करेक्ट, जबकि ये गलत है, बोर्ड ने 4 माना है, ये इस पे आपत्ति होनी चाहिए। क्लासरूम डिसिप्लिन हमेशा सेल्फ डायरेक्शन, स्व अनुशासन की तरफ केंद्रित होना चाहिए कि बच्चा नियमों को समझे और खुद स्व अनुशासित होकर जो है कक्षा में पार्टिसिपेट करे, वो बेहतर आंसर है। जब ये था तो हम 4 नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कक्षा अनुशासन स्वनिर्देशन उन्मुखी होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि अब हमें बताना है कि इनमें से जो है वो हमारी सही बात कौन सी है, ठीक। तो 66 को आप पढ़िए कि डाइवर्सिटी एक फीचर है जिससे ग्रुप वल्नरेबल और रिस्क पे हो जाता है, सोशल एक्सक्लूजन की उसको निकाल देंगे नहीं। विविधता जब होती है किसी सोशल ग्रुप में, उसमें डायमेंशंस और डिसेबिलिटीज यानी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज उसकी बात करते हैं हम, कितनी निशक्तता है, सही बात है, पॉजिटिव।
RT एक्ट 2000 नो इंक्लूसिव एजुकेशन को एक्सक्लूसिवली इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसेबिलिटी के लिए आया नहीं, वो तो RBWT एक्ट आया था। एक ग्रुप ऑफ डाइवर्स पीपल जो है मस्ट हैव डिसेबल्ड पीपल, अगर एक डाइवर्स पीपल है उनमें निःशक्तता वाले लोग हो, जरूरी नहीं है आपके हाशिए पर जो है मजदूरों के बालक, सेक्स वर्कर्स के बालक वो भी हो सकते हैं। ये बात गलत हो गई, आपका आंसर 2 हो गया। अगला राइट, RPWT एक्ट 2016 के अनुसार आप फ्री एजुकेशन की बात करते हो, ठीक, तो जो दिव्यांग जन है उनके लिए क्या है भाई, 6 से 18, ठीक। अगला काउंसलिंग किसको चाहिए, अब काउंसलिंग होती है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आधारित, तो उसकी संवेगात्मक स्थितियों पे ज़्यादा फोकस्ड होती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए कि एक बच्चा जो कि सिलेक्शन स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है 10वीं के बाद, तो उसे आप शैक्षिक मार्गदर्शन गाइडेंस दे सकते हैं, तो ये काउंसलिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एजुकेशनल गाइडेंस दे दो। मिस्टेकली उसने साइंस ले लिया जबकि अब वो चेंज करना चाहता है, तो उसे शैक्षिक मार्गदर्शन दे दो। फेल हो गया है, पर्सनल फीचर है, तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत तो काउंसलिंग देनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा 3। साइंस ऑप्ट करी है अब नहीं है, तो फिर दोबारा आप शैक्षिक मार्गदर्शन दे सकते हो, तो आंसर 3 रहेगा। मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी कंसेप्चुअलाइज्ड एज, यानी कि जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है उसको हम क्या नहीं मान सकते भाई, ये इंस्टिंक्ट जन्मजात नहीं होता, ठीक है। परिपक्व समुत्थान शक्ति, रिसाइलेंस यानी लगे रहना किसी चीज के ऊपर, ठीक है, मनोभाव, ये सब आता है, 2 नहीं होगा। इसके बाद अगर हम देखें अगला प्रश्न, एक स्कूल लाइब्रेरी है सेकेंडरी स्कूल की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी इररेलेवेंट, उसमें क्या जरूरी नहीं है, पिक्चर बुक्स, देखो पिक्चर बुक्स सेकेंडरी बच्चे क्या करेंगे, वो तो छोटे बच्चों के लिए होती है, चित्र किताबें, तो वो इररेलेवेंट हो गई, ठीक है। बाकी सही है, ईयर बुक हो, डिक्शनरी हो, इंसाइक्लोपीडिया हो, जानकारी बढ़ेगी। कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, यानी कि आपका समुदाय एक अधिगम संसाधन के तौर पे क्या नहीं है, डॉक्टर आके लेक्चर दे रहे हैं हेल्थ और हाइजीन पे, सही है। खिलाड़ी आकर खेल भावना पर बच्चों को बोल रहे हैं, सही है, समाज से आ रहे हैं। पुलिसकर्मी आकर कानून की बात कर रहा है, सही है। भाई प्रिंसिपल वो तो खुद का घर का है, स्कूल का है, वो आकर समझा रहे हैं, तो वो कम्युनिटी वाली बात नहीं रही, क्योंकि वो स्कूल एज अ लर्निंग रिसोर्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई, यही आंसर हो गया। टीचर एज अ मेंटर, अगर एक हमारा शिक्षक मेंटर है उसको लेकर जो बात है वो हम करेंगे। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 72, इसमें भी ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, मैं बताती हूँ क्यों। देखो मेंटर टीचर में आपकी नॉलेज मास्टर वो होगा, ठीक है, ट्रस्टवर्दी काउंसलर भी होगा, वो बताएगा बाकी टीचर्स को कि ऐसे करना है आपको, ऐसे नहीं करना, वो उनके वेलफेयर की भी बात करेगा। अल्टीमेटली वो मूल्यांकन भी करता है, ठीक है, कि क्या चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही, क्या दिक्कत है, तो मूल्य तो आता है चीज़ों में, तो ये मूल्यांकन तो जरूरी पार्ट है किसी भी शैक्षिक गतिविधि का, तो इवेल्युएटर रहेगा वो। तो यहाँ पे इन्होंने मारना है ये वाला आंसर बोर्ड ने, जो कि गलत है। आंसर होना चाहिए 1 3 4 5, 1 3 4 5, आंसर 3 होना चाहिए, ठीक है। इस पे ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। अ टीचर विद गुड लीडरशिप एबिलिटी इज एबल टू, यानी कि एक अच्छे नेतृत्व क्षमता वाला शिक्षक सक्षम है लर्नर्स में सर्वश्रेष्ठ बनाने में, धीमे सीखने वाले बच्चों को तेज गति से सीखने वाला बनाने में नहीं, अपने छात्रों से रेटिंग पाने में नहीं, अपने लर्नर्स को अच्छा मानव बनाने वाले परिवर्तन लाने में। तो वो अच्छा मानव बनाना बड़ी बात, जनरल बात, बढ़िया बात, तो वो बेहतर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 4 रहेगा, क्योंकि 1 में आप देखो टॉपर्स डेवलप करना, तो बाकियों को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, तो ये छोटी बात हो जाएगी, इसलिए आंसर 4 आएगा। ट्रांसफॉर्म हिज और हर लर्नर इनटू गुड बीइंग्स, लीडर का मेन रोल ये है। 74 मोस्ट सुटेबल क्या होगा, विजन बिल्डिंग फॉर स्कूल डेवलपमेंट, सोशल वर्कर, स्कूल इंस्पेक्टर, पेरेंट्स एंड टीचर्स और फिलोसोफर। स्कूल विकास हेतु दृष्टि निर्माण में निम्न में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। भाई पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर बात कर सकते हैं, वो सबसे निकटतम महसूस करते हैं बच्चे की डिफिकल्टीज को, तो बेहतर रहेगा ये। तो पीटीए भी इसके अकॉर्डिंग होती है, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जब हम स्कूल टाइम टेबल बनाते हैं, तो भाई उसके लिए स्कूली शिक्षा निदेशक, इनकी तो भाई रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, गांव पंचायत ये भी रोल प्ले करती है, स्कूल के पुराने छात्रों की परिषद एलुमनाइज वो भी रोल प्ले कर सकते हैं, स्कूल बस का कंडक्टर
देखिए इनका ये रोल नहीं है खास, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। स्कूल शिक्षक विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन एक अधिक महत्व का नहीं हो सकता? पीटीए हो सकती है, इन सर्विस टीचर प्रोग्राम हो सकते हैं, मोटिवेटेड स्कूल प्रिंसिपल जो कि अभिप्रेरित करती रहती है, यस हमारे स्कूल में सबसे बढ़िया काम होगा, बढ़िया है। आपका फैमिली बैकग्राउंड टीचर का है, उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। शिक्षकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। निम्न में से किसी एक के द्वारा छात्रों की अधिगम क्षमता को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है? को करिकुलर एक्टिविटी से बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमाइज करेंगे बच्चों का पार्टिसिपेशन नए एस्टैब्लिश लर्निंग ग्रुप्स में जो कि नियर बाय लोकेलिटी में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें मैक्सिमाइज बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा तो ये सबसे बेहतर है और कम्युनिटी से रिलेट कर पाएंगे, ये छोटी बात हो जाएगी, वो 2 में हो ही रही है। और एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे तो हमें पता चल जाएगा उसकी रुचि, वो किस चीज़ में ट्रेनिंग देने पर बेहतर कर सकता है। रिक्वेस्ट करेंगे सीनियर सिटीजन को आओ और भाषण दो, भाषण में बच्चे की रुचि ज़्यादा नहीं होती, तो आपका आंसर 2 रहेगा। फॉर अ चाइल्ड स्कूल इज, यानी कि एक बच्चे के लिए स्कूल क्या है? टाइम पास करने की जगह, दोस्त बनाने की जगह, एक जगह है जहाँ पे वो उसकी फ्यूचर लाइफ बनेगी, तो हाँ कहीं ना कहीं उसको लेकर ही स्कूल बनाए जाते हैं, तो उसका आंसर जो रहेगा वो 3 रहेगा। NEP 2020 के तहत आपका प्रिपरेटरी स्टेज जो होती है उसकी एज रेंज क्या है? तो हमें पता है 5 + 3 + 3 + 4, 5 जो हो गई वो हो गई आपकी फाउंडेशन, ठीक है, 3 हो गई आपकी प्रिपरेटरी, 3 हो गई आपकी मिडल, ठीक है, MIDDLE, और ये हो गई 4 आपकी सेकेंडरी। तो ये हमें स्ट्रक्चर तो पता है। अब स्ट्रक्चर को देखने के बाद अगर हम देखें तो हमारा ये स्टार्टिंग में बच्चा 3 साल का होता है तो वो स्कूल में आ जाता है, ठीक, तो ये हो गई हमारी 3 से 8 साल, हो गए ना 5 साल। इसके बाद ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 8 से 11, ये ऑप्शन में हमारा ये रहा, तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। ये हो गई ये वाले 3 साल, ये 11 में 3 जोड़ लो भाई, तो ये आ गया आपका 14, ठीक है, ये आ गए 14, और आपके इसमें आप 4 जोड़ लो तो ये हो गया आपका 18, तो 14 से 18 ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो इस पेपर का लास्ट सवाल आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया जिसमें मैक्सिमल पोटेंशियल है बच्चे की इमोशनल बैलेंसिंग एडवर्स कंडीशन में डेवलप करने का? तो भाई वो है खेल का मैदान, उसमें सबसे ज़्यादा है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसके अंदर वेंटिलेशन ऑफ सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, लीडरशिप क्वालिटीज़ वो सबसे ज़्यादा डेवलप होती हैं, तो इसका आंसर, और सोशल क्वालिटीज़ भी, तो इसलिए आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2। तो धन्यवाद।